नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज ये हमारी 32वें नंबर की वीडियो क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समाज विज्ञान कक्षा 10 के लिए अध्याय 6। इस अध्याय 6 का टॉपिक टाइटल का नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जिसमें हम 31 नंबर के वीडियो में हम बाढ़ आपदा और सूखा आपदा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस 32 नंबर के वीडियो में भूस्खलन आपदा और सुनामी आपदा के बारे में पढ़ेंगे कि ये आपदाएँ कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं और इनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है। और क्लास शुरू करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर एंड लाइक भी किया करें। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट्स करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमको एक आत्मबल मिलता है कि हम जिन बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है उन बच्चों के लिए तो हमको क्लास लेनी ही लेनी है। और ये वैसे हम अपना पूरा एफ़र्ट लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और हम पढ़ाई इसीलिए रहे हैं यहाँ पे क्लास कि आपको इस विषय में कोई भी समस्या ना रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और पढ़ते हैं आगे। देखो, भूस्खलन आपदा क्या है? चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं तो भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने कभी भी न्यूज़ में भी देखा हो कि बहुत सी चट्टान है, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर हिमालय की तरफ जाएं, हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएं, या हम जब भी देखते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा हो रही है तो पता चलता है कि वहाँ पे पहाड़ों से भूस्खलन हो गया और रास्ता भी बंद हो गया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि जो मिट्टी मलबे के जो ढेर हैं, जो अपने भार से, यानी कि जो मलबे के भार है उनका वजन है, उनके अपने वजन से ही वो पहाड़ों के ढलानों नदियों के किनारों पर आ जाते हैं। अपने वजन से ही अपने आप ऊपर से गिरते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो इनको हम भूस्खलन कहते हैं, यह भूस्खलन कहलाता है। अब कारण क्या है, तो देखिए कारण के बारे में बात करते हैं कि भूस्खलन के कारण, यद्यपि भूस्खलन धीरे धीरे होते हैं फिर भी आकस्मिक स्खलन बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। वैसे धीरे धीरे मिट्टी धिसकती है, पता चलता है कि यहाँ मिट्टी धसकने वाली है तो वहाँ से बच के चलिए, लेकिन कभी कभी अचानक भी हो जाता है। तो भूस्खलन होने के बारे में कोई पक्की चेतावनी मौजूद नहीं है, अतः भूस्खलन की आपदा घटने का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। भूवैज्ञानिक, जल वैज्ञानिक, वनस्पति आच्छादन क्षेत्र का पूर्व इतिहास और प्रभाव संबंधी जानकारी का प्रयोग करके भूस्खलन की उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सकता है। भूस्खलन के लिए प्रमुखतः भूकंप, बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदायी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने अथवा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र बनाना भी भूस्खलन को जन्म देता है। समझ रहे हैं आप कि पहाड़ी क्षेत्र है और इंसान ने वहाँ पर रास्ता बना लिया या कृषि के लिए सीधी सीधी खड़ी ढाल बना दी, तो कभी कभी वो जो ढाल बनी है वो भी ढह जाती है। कभी कभी हमने रास्ता बना लिया तो रास्ता से लोगों का निकलना होता है, तो वहाँ भी धीरे धीरे मिट्टी दरकती रहती है और वहाँ से भी कभी कभार मिट्टी अचानक से गिर जाती है, तो उसको भी भूस्खलन उन वजह से भी हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टानें एवं मिट्टी खिसकने लगती है, यह अत्यधिक खतरनाक होती है। बाढ़ के प्रकोप के कारण कगारों की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, जिससे मिट्टी चट्टानों के साथ खिसकने लगती है और तीव्र चक्रवातों और झंझावातों का आना भी भूस्खलन को जन्म देता है। अब देखिए बच्चों, इसमें 3-4 कारण प्रमुख दिए गए हैं। पहला तो ये है कि कभी कभी तो हमको पहले से पता, धीरे धीरे भूस्खलन होता है, कहीं पे मिट्टी धमक गई तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ से मिट्टी गिरने वाली है। कभी कभी अचानक भी हो जाता है, तो इसकी पूर्व चेतावनी लगाना मुश्किल काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ी पर मानवों ने रास्ता बना लिया, तो रास्ते पर चलते चलते मिट्टी धीरे धीरे धसकने लगी, या हमने यहाँ कृषि के लिए खड़ी ढाल बना ली, तो ये भी भूस्खलन के प्रमुख कारण हो सकते हैं। कभी कभी भूकंप के बहुत झटके आ गए तो झटके की वजह से मिट्टी खिसकने लगी, तो वो भी भूस्खलन का कारण बन जाता है। कभी कभी बहुत तेज आंधी, झंझावात
चक्रवात आ गया तूफान, तो उससे भी मिट्टी खिसकेगी, उससे भी भूस्खलन हो सकता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझें तो पहाड़ों जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ हैं, वहाँ से मिट्टी का खिसकना, मिट्टी का अचानक से नीचे गिरना ही भूस्खलन कहलाता है। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, ठीक है। आंधी, तूफान, वर्षा, बहुत कुछ हो सकता है जो हम इसमें पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भूस्खलन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है, कहाँ पे भूस्खलन कम होता है। तो देखिए भूस्खलन के क्षेत्र, भारत में भूस्खलन आपदा के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए पहले तो अत्यधिक प्रवण क्षेत्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूस्खलन होता है। अधिक सुविधिता क्षेत्र, मध्य और कम सुविधिता क्षेत्र। अब देखिए समझते हैं अधिक प्रवण क्षेत्र क्या है। अस्थिर हिमालय पर्वत की युवा श्रृंखलाएँ, यानी कि जो अस्थिर हिमालय, स्थिर हिमालय नहीं, अस्थिर हिमालय है। अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावी क्षेत्र, अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों को जिनमें सड़क और बांध निर्माण आदि शामिल हैं, अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्रों में रखे जाते हैं। यानी कि बच्चों अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि भूस्खलन के कारण ही हैं, ये कारण ही बताए गए हैं जिनकी वजह से ज़्यादा भूस्खलन वहीं पर होता है। तो देखिए एक तो पर्वत वाले क्षेत्र, अस्थिर हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट, नीलगिरी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ बहुत वर्षा होती है तो मिट्टी सेम जाती है और धसक जाती है, ठीक है। देखिए भूकंप प्रभावी क्षेत्र, जहाँ बहुत भूकंप आते हैं, या अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र, जैसे हम सड़क बना रहे हैं, बांध निर्माण बना रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी धसक जाती है। तो अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अधिक सुवेदिता क्षेत्र माने अधिक प्रवण क्षेत्र अत्यधिक वृष्टि और मेघ प्रवण क्षेत्रों से मिले हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर पूर्वी भाग असम राज्य को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल हैं। यानी कि असम को छोड़ दें तो उत्तर पूर्वी जो 7 सिस्टर हैं, हमारी 7 राज्य हैं, असम को छोड़ के, जैसे आप कहें तो त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल, ये राज्य, ठीक है, वहाँ वो अधिक सुविधिता क्षेत्रों में आते हैं। मध्यम और कम सुविधा क्षेत्र में क्या आता है, हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र जहाँ कम वर्षा होती है। लद्दाख, हिमालय प्रदेश की स्पीति, अरावली पहाड़ियों के कम वर्षा वाले क्षेत्र। देखिए कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो कम सुविधिता क्षेत्रों में हैं। पश्चिमी व पूर्वी घाट, दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इनके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, केरल में खदानें और भूमि धसकने से भूस्खलन होता रहता है। ये कम क्षेत्र है, यहाँ पे कम भूस्खलन होता है। 3 श्रेणियों में उस भाग को बांटा गया है। आगे देखें भूस्खलन के प्रभाव क्या होते हैं। और देखिए भूस्खलन के प्रभाव, भूस्खलन के प्रभाव की बात करें तो भूस्खलन में सबसे अधिक खतरा गहरे ढालों, पर्वतीय घाटी से निकलने वाली नदियों की तलहटी अथवा नदी के मुहाने पर स्थित बस्तियों के लिए रहता है। भूस्खलन के विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला तो देखिए भौतिक क्षति। भूस्खलन क्या करता है, अपने मार्ग में आने वाली किसी भी वस्तु को नष्ट कर देता है। भूस्खलन के कारण सड़कें, संचार की लाइनें, बस्तियां, नदी का प्रवाह, कृषि भूमि आदि सब अवरुद्ध हो जाते हैं अथवा दब जाते हैं। भूस्खलन कृषि उपज को भी क्षति पहुंचाते, जैसे कोई पहाड़ी है, यहाँ कृषि की भूमि है, पता चला भूस्खलन हो गया, सारी की सारी मिट्टी, पहाड़ पर्वत इसी ज़मीन पर आ गए और वो मिट्टी के साथ मिल गए, तो मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो समाप्त हो जाता है। कोई नदी यहाँ से बह रही है, ये पहाड़ से भूस्खलन हो गया, नदी के बीचों बीच आ गया पूरा मलबा, तो पानी रुक गया अचानक से। ऊपर के जो क्षेत्र होंगे वहाँ बाढ़ आ जाएगी, नीचे क्षेत्र होंगे वहाँ सूखा पड़ने लगेगा। कोई यहाँ संचार की लाइन निकली है, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से एक पोल लगा हुआ है, ये लाइन निकली है, संचार की लाइन समझ लें, बिजली की लाइन समझ लें, पहाड़ यहाँ से गिरा, मिट्टी दर की, इस लाइन को उसने तोड़ दिया, तो ये भी हमारी हानि होती है। तो ये भौतिक क्षति, ठीक है। भौतिक पश्चिम देखिए और चीज़ें, भूस्खलन कृषि उपज को क्षति पहुंचाते हैं, रेल की पटरियां टूटती हैं, आवागमन में बाधा पहुंचती है, विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अब दूसरी देखें तो दूसरा है जान माल की हानि, यानी भूकंप होने के स्थान और समय के आधार पर जान माल की हानि अधिक होती है। भयंकर भूस्खलन ने हजारों व्यक्तियों की जानें ली हैं।
अब देखिए भूस्खलन निवारण के उपाय पर बात की गई है, पर देखते हैं क्या उपाय इन्होंने बताए हैं। देखिए भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होना चाहिए। पहला है सर्वप्रथम आपदा संकट मानचित्रण करके भूस्खलन के क्षेत्रों का पता लगाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से पता लग सकेगा कि बस्तियां बसाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों से बचा जाए। यानी कि जहां भूस्खलन हो रहा है उन भूस्खलन वाली जगहों को हम अपने मानचित्र पर अंकित कर लें और वहां पे हम बस्तियों को ना बसने दें, प्रशासन वहां पे किसी को रहने की इजाज़त नहीं दे। तो इस तरह से हम जान माल की हानि को बचा सकते हैं। दूसरा, अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य और विकास कार्य नहीं किए जाएं। यानी कि कहीं की मिट्टी है वहाँ भूस्खलन बहुत अधिक होता है, मिट्टी बहुत दरकती है और यहाँ पे हम पुल बना दें, पता चला कि पुल कंप्लीट नहीं हुआ, मिट्टी खिसक गई, पुल आधा टूट गया, तो वहाँ पे हम बड़े निर्माण विकास कार्य नहीं करें, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, हमारा पैसा फालतू में बर्बाद हो जाएगा। अगला है कि पहाड़ी ढालों पर प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षों को रोपित करके पुनः वनस्पतियुक्त बनाया जाना आवश्यक है। यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हम वनस्पतियों को लगाएं। क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ पौधे की जड़ें क्या होता है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी जो खिसकती है भूस्खलन होता है उसके चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 उपाय थे, आगे और भी उपाय हैं, देखते हैं। अगला उपाय है कि सड़कों, सिंचाई नहरों आदि के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान दिया जाए कि प्राकृतिक जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध न हो सके। समतल जल निकासी नियंत्रण केंद्र पहाड़ी स्थानों पर सड़कों के किनारे भूस्खलन को रोकने हेतु बनाई गई पुख्ता दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। यानी कि हम नहरें, सिंचाई विचाई के निर्माण इस तरह करें कि जो जल निकासी है प्राकृतिक, जैसे पानी पहाड़ों से बह रहा है, उनको ना रोकें। अदरवाइज़ उनको अगर हमने नदी बना दी और उनके पानी को रोक दिया तो पानी क्या करेगा, इस जो किनारा बनेगा नदी नालों का उसको वो तोड़ देगा, तो बाढ़ आने की संभावना पूरी रहेगी। अगला पॉइंट है कि मजबूत बुनियाद के साथ नक्शे तैयार करके बनाए गए भवन भूमि की संचलन शक्ति को सहन कर लेते हैं। भूमि के नीचे बिछाए गए पाइपलाइन केबल्स लचीले होने चाहिए ताकि वो भूस्खलन से उत्पन्न दबाव को सामना आसानी से कर सकें। पहले तो हम अगर कोई घर और कहीं बनाते हैं तो उसका एक नक्शा होना चाहिए प्रॉपर, ज़मीन के अकॉर्डिंग कि यहाँ ज़मीन कैसी है, तो उस हिसाब से मजबूती से घर को बनाया जाए। फिर भूमि के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, केबल्स बिछाए जा रहे हैं, तो उनको इतना लचीला बनाया जाए कि अगर 1 किलोमीटर का टुकड़ा है तो वहाँ पे 1.25 किलोमीटर लाइन बिछाई जानी चाहिए। अगर कहीं भूस्खलन होता है और वो लाइन अगर कहीं उस पर वजन पड़ता है तो इस तरह से अगर वो अपना शेप चेंज करना चाहती है तो इतना लूज हो कि वो शेप चेंज आसानी से कर ले और जो तार है, जो पाइपलाइन है, वो टूटने से बच जाए। अगला पॉइंट है कि स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाकर कृषि कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, भूस्खलन को रोकने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है वनस्पति आच्छादन का विस्तार करना। ऐसे करने से मिट्टी की ऊपरी परत निचली परत के साथ जुड़ जाती है और अत्यधिक अप्रवाह भूक्षरण को भी इसे रोका जा सकता है। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वनस्पति लगाएं, ठीक है। अब देखते हैं सुनामी आपदा के बारे में। सुनामी आपदा भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री तरंगें कहा जाता है। देखिए भूकंप हुआ, भूकंप आया, कोई केंद्र रहा, वहाँ भूकंप बहुत तेज़ था तो समुद्र की बहुत तेज़ लहरें वहाँ पे उठी, फिर ज्वालामुखी भी वहाँ से फट गया, तो महासागरीय जो धरातल है, जो समुद्र का जो सरफेस है, पानी की जो सतह है, वहाँ अचानक हलचल पैदा हो जाती है और वो पानी का अचानक विस्थापन करने लगता है। विस्थापन माने होता है दूरी को तय करना, ठीक है। तो जो पानी यहाँ पर है वो पानी ऐसे विस्थापन करने लगता है और समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगती हैं, ठीक है ना। तो सामान्य तरह शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। तो शुरू में तो एक तरंग उठेगी,
ले बाद में ये तरंग यहाँ पहुँचेगी, पीछे से दूसरी तरंग आ जाएगी, फिर और तरंग आ जाएगी। तो इस तरह से बहुत सी तरंगें पानी की बन जाती हैं। और महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। जल तरंग की गति उथले समुद्र में कम, गहरे समुद्र में ज़्यादा होती है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम। उथले समुद्र में किनारों पर लहरों की ऊंचाई 15 मीटर या से अधिक हो सकती है। इससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। यानी कि समुद्र जितना नीचे गहरा दिखाएगा उतनी ही लहरें ऊंची जाएंगी, अगर गहरा नहीं होगा तो वो लहरें लंबी जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा हो कि 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। और जब किनारों में 15 मीटर ऊंची गहराई पहुँचेंगी तो आप समझ लीजिए कम से कम 3 मंजिल, जो सामान्य घर होता है हमारा, 3 मंजिल के घर के बराबर पानी ऊपर पहुँचेगा। तो सोचिए कि कितना जनहानि होगी। हमारा टीवी, फ्रिज, घर में और सारा सामान, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और इवन बिजली होगी, तो फिर समझ सकते हैं आप कितना नुकसान हो सकता है, भीषण विध्वंस हो जाएगा। ठीक है, यही सुनामी आपदा है। अब कारण क्या है देखते हैं। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल कभी भी शांत नहीं रहता। समुद्र में हलचल होना स्वाभाविक है। भूकंप और ज्वालामुखी का समुद्री क्षेत्रों में आना ही सुनामी आपदा का प्रमुख कारण है। यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी दोनों अगर आ गए समुद्र में तो सुनामी आपदा का मुख्य कारण यही है। जब समुद्री क्षेत्रों के धरातल में अचानक ज्वालामुखी या भूकंप के उद्भेदन की क्रिया होती है तो समुद्री जल में गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी आएगा, वहाँ पे भूकंप आएगा तो समुद्र में पानी है उसमें गति बढ़ेगी, पानी स्पीड में इधर उधर हिलना डुलना चालू कर देगा, जिसके कारण समुद्री जल में ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं जो जनहानि और संपदा विनाश का कारण बनती हैं। अब देखिए सुनामी आपदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। विश्व के समुद्र तटीय क्षेत्र सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र हैं। यानी कि जो भी समुद्र है, अब हमारे हिंदुस्तान में तो 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं। जैसे यहाँ से गुजरात से ले लें, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इधर कर्नाटका, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब राज्य हम समुद्र से घिरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि सुनामी आपदा के ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ते हैं। सुनामी आपदा के क्षेत्रों में प्रमुखतः प्रशांत महासागरीय तट, अलास्का, जापान, फिलीपीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया, मलेशिया तथा हिंद महासागरीय तट, म्यांमार, श्रीलंका और भारत सम्मिलित हैं। ठीक है, अब सुनामी आपदा के प्रभाव। समुद्री तट पर पहुंचने के पश्चात सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती हैं। जैसे समुद्र पर तरंगें पहुंचती हैं तो एनर्जी छोड़ती हैं बहुत ही मात्रा में। इससे समुद्र का जल तेज़ी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है। बंदरगाहों, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों, बस्तियों को तबाह कर देता है। समुद्र तट पर जनसंख्या का सघन बसाव होता है और इस क्षेत्र बहुत सी मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं। क्योंकि समुद्र तट है तो वहाँ पे हमारे बंदरगाह भी आ रहे हैं, जहाज़ बाहर से जो पानी वाले जहाज़ हैं सामान लेकर भी आ रहे हैं, सामान लेके आएंगे तो वहाँ स्टोरेज भी रहता है, बहुत से लोग भी रहते हैं। तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और मानव की गतिविधियाँ वहीं होती हैं। तो यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक नुकसान पहुँचाती है। दिसंबर 2014 में आई सुनामी लहरों ने 5 लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार हुए थे। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है। किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी जैसी आपदा से निपटना भी आसान नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। अकेले भारत में 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। यानी कि सुनामी कोई एक देश उसको समस्या को समाधान नहीं कर सकता। इसको समाधान के लिए पूरे विश्व के जो प्रभावित देश हैं, म्यांमार है, श्रीलंका है, भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, अलास्का, जापान, फिलीपींस, इन सब देशों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। अब देखिए सुनामी आपदा के बचाव के उपाय, किस तरह से हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो सुनामी आपदा प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में तीव्रता से घटित होती है।
इसमें बड़े पैमाने पर जनधन की हानि और सामाजिक तंत्र छिन्न भिन्न हो जाता है। सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित करके समुद्री तटीय क्षेत्रों में मछुआरों और समुद्री पोतों की रक्षा की जाती है। यानी कि हम केवल एक सुनामी की चेतावनी के लिए एक स्टडी कर सकते हैं, एक विभाग बना सकते हैं, बना हुआ है। तो वो पहले बता देता है हमको कि इस तट पर इतनी स्पीड से हवाएं चलेंगी। जैसे कुछ ही महीनों पहले आज से उड़ीसा के बारे में आया था कि बहुत तेज़ तूफान आएगा, और फिर वहाँ तूफान आया। लेकिन जो चेतावनी तंत्र हैं पहले से चेतावनी दे देते हैं, तो वहाँ से पहले उन जगहों को खाली करा लिया जाता है। मछुआरों को वापस भेज दिया जाता है कि किनारे खाली कर दो, बहुत सुनामी आने वाली है, तेज़ हवाएं चलने वाली हैं। तो थोड़ी जान और माल की हम हानि को थोड़ा सा रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगला टॉपिक रहेगा मानवकृत आपदाएं। इनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। 33 नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा, 33 में पढ़ेंगे। आज हम 32 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप पर भेजिए, फेसबुक में भेजिए। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कहीं से कुछ अगर आपको लग रहा है कि कहीं कमी रह रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में बिंदास हमको बोलिए, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी स्टडी में समाज विज्ञान पर्टिकुलर इस विषय में तो समस्या नहीं आनी चाहिए। हम कुछ समय से और भी विषयों के बारे में हम विचार कर रहे हैं, और भी विषयों की क्लास ज़रूर आपको मिलेगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे इसके लिए आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।